हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रुचि आपका सोशियोलॉजी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अभी तक हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेट की 3rd सीरीज़ कर ली थी। 4th सीरीज़ आज हम लोग करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सबसे पहले तो, फिर बाद में बाकी बातें करते रहेंगे क्वेश्चन के साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश डैश द्वारा होता है। तो हमारे लिए विटामिन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ऑप्शन दिए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ड्यूडेनम क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ड्यूडेनम जो होता है हमारी छोटी आंत का भाग होता है जहाँ कैल्शियम का अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो उसमें कैल्शियम के अवशोषण के लिए अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है। तो जो कैल्शियम का अवशोषण हो जाता है, फिर जो फैलता है वो अवशोषित होकर हड्डियों तक पहुंचता है, तो वो किसके द्वारा होता है, कौन सा विटामिन इसके लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है, तो विटामिन डी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने विटामिन डी जान लिया, आंसर जान लिया, अब इसके रासायनिक नाम भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। जब ऑप्शन दिया है तो रासायनिक नाम भी साथ साथ में जानते चल रहे हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमीन, और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, है ना। तो हमने चारों विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लिए। तो जो जो हमें सही लगेगा बीच बीच में, जिस क्वेश्चन में ज़रूरत लगेगी, तो वहाँ हम अपने ऑप्शंस को क्या है डिफाइन करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह लिपिड जिसमें जलभीरु, अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। तो क्या है, अध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों समूह हो, तो उस लिपिड के बारे में हमें बताना है। तो बहुअनुभूतिक, समानुभूतिक, उभयानुभूतिक और विषमानुभूतिक। तो बहुअनुभूतिक तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी दिशा नहीं है। ध्रुवीय दो बताया, समानुभूतिक एक दिशा नहीं है, उभयानुभूतिक भी नहीं है, विषमानुभूतिक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है क्योंकि ये दोनों का पालन कर रहा है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। तो हमको उत्तम बताना है, हाई क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल की बात करनी है। कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड। तो आपको पता है जितना कम डेंसिटी का लाइपोप्रोटीन रहेगा उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। बहुत जल्द आप लोग पोल पे क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, मैं आपके साथ लाइव रहूँगी और पोल पे क्वेश्चन आपको कराऊंगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो तब तक आप लोग मेरा साथ दीजिए। बाकी बहुत कुछ बदलेगा, बहुत अच्छा सीखेंगे हम लोग। कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बताने की जो अभी तक किसी टीचर ने, क्योंकि मैंने भी टीचर्स को देखा है तो उन लोगों ने सिर्फ आपको बहुत ऊपरी ऊपरी चीज़ पढ़ाई है। आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चंस की गहराई को समझ पाएंगे। तो मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो बहुत गहराई से आया हुआ है। तो चलते हैं, फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीके का उदाहरण है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से जीवित टीके हैं, कौन से मृत टीके हैं। इन्फ्लुएंजा मृत टीका है, रेबीज मृत टीका है, खसरा जीवित टीका है, और हेपेटाइटिस बी भी मृत टीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा एक जीवित टीका है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं परेशान करेगी आप लोगों को मेरे ख्याल से। थोड़ा क्लास आप लोगों की मैं ऐसी जगह शूट कर रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी थे, लेकिन फिर भी सोचा कि आप लोग का लॉस हो रहा है तो क्लास शूट कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने किया। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। तो गर्भावस्था के दौरान कितनी प्रोटीन संश्लेषित होती है बॉडी में, वो हम लोग को बताना है। 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। तो जो हमारी बॉडी में संश्लेषित होती है गर्भावस्था के दौरान तो 700 ग्राम होती है, यानी कि 700 ग्राम होता है। तो राइट आंसर 700 ग्राम है। लेकिन अगर इसको हम लोग वैसे देखेंगे तो 0.83 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होता है। तो कितना होता है, 0.83 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। पूरे दिन का 700 ग्राम दे रखा है, अगर पर केजी पूछा जाएगा तो 0.83 आप लोग लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या होगा, पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, लवण और जल पुनः प्राप्ति, लौह और जल पुनः प्राप्ति, आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो आपको पता होगा अक्षांश हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और वहाँ कहीं ना कहीं लवणता भी बहुत अधिक पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम भी लवण है, लौह भी एक हिसाब से खनिज लवण ही है, और आयोडीन भी लवण है। तो जो जल पुनः प्राप्ति होगी, लेकिन लवण की प्राप्ति होगी किसी एक लवण की नहीं, सभी लवणों की प्राप्ति होगी अगर अक्षांशों पे हम लोग लंबे समय तक रुकेंगे तब, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। तो हम लोगों को अनुच्छेद जो महिलाओं के लिए
जाति और इन सब टॉपिक से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं हम लोग को पता होने चाहिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि हमारे टॉपिक में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए सिर्फ अपने ऑप्शन पे जाते हैं। बाकी मैं आपको जितने आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगी। मैं नहीं चाहती मैं आपका यहाँ पे समय गवाऊँ, सब चीज़ें बता के क्लास और लंबी होती चली जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगी आर्टिकल्स और धाराओं की, तो वो आप वहाँ से इन सब चीज़ों को कवर कर लेना। तो अभी मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आती हूँ, आर्टिकल 366। तो जो आर्टिकल 366 है ना, अनुच्छेद 366, वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपने। कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? तो ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो आपको प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं? तो पहला तो जन्म है, दूसरा माता की आयु के अनुसार जन्म, तीसरा आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, चौथा आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। तो आपको महिला जनसंख्या से मतलब है, विवाहित अविवाहित से मतलब नहीं है। अगर आप प्रजनन दर देखेंगे तो माता की आयु के अनुसार जन्म बिल्कुल है, ठीक बात है, और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, तो आपका ऑप्शन 2 जन्म नहीं देखेंगे, क्योंकि जन्म मृत समय के हिसाब से जो महिलाएं कितने जन्म दे रही हैं इससे मतलब है, केवल जन्म से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो माता की आयु के अनुसार कितने जन्म हो रहे हैं। हम प्रजनन दर देखेंगे कि एक महिला कितने बच्चे दे सकती है, तो महिला का एवरेज निकालना है। एक महिला 60 वर्ष तक 10 बच्चे दे रही पैदा कर रही है और 2 ही बच्चे पैदा कर रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं माँ की एज का पता लगाएंगे, है ना। तो माँ की एज के अकॉर्डिंग ही हम लोग को ये सब करना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारे लिए सही है। अब नीचे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं अपना कौन सा है। ऑप्शन ए 2 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। तो हमारे लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनगणना नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो 1976 की जनगणना जो थी वो उसके नीति उससे आई थी, सॉरी एक मिनट, योजना आयोग से आई थी। तो उसके द्वारा हमारी जो जनसंख्या थी, जनसंख्या नीति बनाई गई थी योजना आयोग से, जो अब नीति आयोग हो गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा याद करने में टाइम लगा, रिकॉल करने में टाइम लग गया। तो वो क्या था, योजना आयोग। तो उस टाइम जो थे जनसंख्या, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर कर्ण सिंह जो थे उन्होंने अध्यक्षता की थी प्रथम बार जनसंख्या नीति जो बनी थी उसकी। तो आप लोग याद रखेंगे कर्ण सिंह को, डॉक्टर कर्ण सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया है। तो आपको याद रखना है हमारे संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है तो पंचवर्षीय योजनाओं से मतलब है, बहुत कुछ तो पूछा नहीं जाएगा। और भाषाओं का कॉन्सेप्ट तो हमारा खुद का है, तो वो भी नहीं पूछा जाएगा जो हमारे रिलेटेड है हमारे टॉपिक से। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो रूस से ली गई हैं, और पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 तक चली थी। आप टाइम भी याद रख लेंगे। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी तो उसका क्या था कि 1951 से 56, 1951 से 1956। ठीक है, आप इसको याद रख लेंगे 1956 तक। और जो क्या कहते हैं उस टाइम पीएम थे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। उनके समय में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, रूस से कॉन्सेप्ट लिया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? तो जो जनजातीय है अध्ययन क्षेत्र रहा है वेरियर एल्विन का। तो वेरियर एल्विन साहब कहते हैं कि जो जनजाति हैं वो हम लोगों में अगर घुलेंगी मिलेंगी तो उनके लिए दिक्कत हो, वो नहीं चाहते हम लोग से घुलना मिलना। सबसे बड़ी समस्या है कि जनजाति हम लोग से घुलना मिलना नहीं चाहते। तो जब वो लोग नहीं चाहते, वो डिस्टेंस चाहते, तो उनके लिए क्यों ना एक ऐसा एरिया ही हम लोग बना दें, एक गवर्नमेंट एक ऐसा एरिया उनके लिए बना दे जहाँ वो लोग अपने आप स्वतंत्रतापूर्ण रह सकें, हम लोग के बिना हस्तक्षेप के। मतलब जो देश के बाकी लोग हैं उन लोगों के बिना हस्तक्षेप के जनजाति जो है वो सुकून से अपना जीवन यापन कर सकें। तो उसे राष्ट्रीय उपवन की संज्ञा दी है किसने? तो वेरियर एल्विन साहब ने दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका जनजाति ही जो था थीसिस का विषय था, इनका थीसिस का विषय जनजाति था, तो इन्होंने उसी में ये लिखा था कि राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था इन्होंने। साइमन कमीशन के द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। इसमें समझाने जैसा मुझे नहीं कुछ लग रहा। तो अगर आपको फैक्ट जो चीज़ आ रही तो वो आपको फैक्चुअल ही याद करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका 410, 415, 420, 429 नहीं, 429 आपका सही राइट आंसर है। तो 429 दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे साइमन कमीशन ने जो सूची तैयार की थी उसमें।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? तो ऐसा कौन सा उपागम है जिसमें श्रम को लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना है? लिंग यानी कि जेंडर और डेवलपमेंट की बात की गई है, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास की बात की गई है, महिलाएं और विकास की बात की गई, विकास में महिलाएं। तो सब कॉन्सेप्ट हैं, आप अगर देखिए लिंग और विकास, जेंडर और डेवलपमेंट की बात है, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास चल रहा है, उत्तर आधुनिकतावाद आ रही है, महिलाएं और विकास। तो महिलाएं हैं सोसाइटी में रह रही हैं लेकिन डेवलपमेंट भी हो रहा है, उससे महिलाएं कितना जुड़ पा रही हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो विकास में महिलाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विकास डेवलपमेंट में महिलाएं कितना इन्वॉल्व हैं आपके लिए ये चीज़ बताना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि महिलाएं अपने आप को विकास में कितना इन्वॉल्व मानती हैं या कितना वो इन्वॉल्व है इस विकास में, इस श्रम विभाजन में, तो वो चीज़ बतानी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रुक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है? मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार की अवस्था है, ठीक है ना। घूस, चोरी, हिंसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन तो आपका गलत ही है। हिंसा एक क्या है? भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन हिंसा एक देश जमाने को जो खराब करने वाला है, जैसे बोलते हैं अत्याचार या समाज को कुरीति है, हिंसा है, चोरी है, कुरीतियाँ हैं। लेकिन घूस क्या है? भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है, घूस से स्टार्टिंग होती है भ्रष्टाचार की। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जब आपका स्वास्थ्य सही ना हो तो आपको रिकॉल करने में बड़ी टाइम लगता है। कोई क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ तो मुझे रिकॉल करने में टाइम लग रहा है चीज़ों को, तो उसके लिए सॉरी। मैं बहुत जल्दी से रिकवर हो जाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, आप लोग के साथ भी अच्छे से करूँ, और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो उनको भी अच्छे से कर पाऊँ। निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है, क्योंकि वे निर्धनता अध्ययन मतलब जो निर्धनता का अध्ययन करते हैं उनकी क्यों आलोचना होती है, समाजशास्त्री क्यों आलोचना करते हैं उनकी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो आप इसको मैं पहले डिफाइन कर देती हूँ, फिर मैं इसका ऑप्शन बताती हूँ। तो निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, जैसे आप तेंदुलकर समिति की बात कर लेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण देख लिया, रुपए पैसे। अगर आप उसको देखें 33 रुपये में कौन सा महीने भर का खाना मिलता है भाई, कौन से समाज में मिल रहा है आज के। अगर आप निर्धनता की बात करेंगे तो 100 रुपये प्रतिदिन तो अगर दिहाड़ी करके भी मजदूर कमा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं एक सही है, लेकिन वो क्या गरीब नहीं है, बिल्कुल है गरीब। और दूसरा ऑप्शन है इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, बिल्कुल कि वह गरीबी रेखा से ऊपर है, वह गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता गरीबी रेखा से ऊपर नीचे, उनका आय का स्रोत, उनका स्वास्थ्य हो गया, वो कितना खा पा रहे हैं चैन से, उसके रूप में आप उसे परिभाषित करें समझ आता है। लेकिन एक रेखा आपने बना दी है कि जो 25 रुपये दिन का कमा रहा है या 25 रुपये दिन का ख़त्म कर रहा है तो वो गरीब है, ये कोई मतलब नहीं हुआ गरीबी का, क्योंकि 25 रुपये एक एवरेज आपने बना दिया, तो इससे गरीबी को परिभाषित नहीं कर सकते हैं आप। परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल। अगर परिवार में 10 सदस्य हैं, गरीबी है, 2 सदस्य कमा रहे हैं, 10 लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो गरीबी अपने आप आएगी। तो इस चीज़ को भी आपको स्वीकारना पड़ेगा, सोसाइटी को स्वीकारना पड़ेगा, जो लोग अध्ययन करते हैं उनके लिए ये चीज़ स्वीकारनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है, तो आपको सामाजिक गतिशीलता बतानी है कि सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति, उपयुक्त सभी। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो समाज है, किसी भी समाज में गतिशीलता किसी भी प्रकार से हो सकती है, चक्रीय हो सकती है, गोल हो सकती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है। तो ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, क्षैतिजमुखी का कोई मतलब नहीं होता, गति तो हो रही है ना, समाज अपने आप चल तो रहा है ना। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई एक दिशा में समाज गतिशीलता नहीं करता, समाज सभी दिशाओं में गतिशीलता करता है। कोई फैशन में गति कर रहा है, कोई पढ़ाई में कर रहा है, कोई मेडिकल साइंस में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में गतिशीलता है समाज में। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। तो आपको साधन बताने हैं जनरीति और प्रथाओं के। पर्दा प्रथा, दहेज निरोधक कानून, अंतरजातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो जनरीतियाँ एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताना है। तो अलौकिक शक्ति में विश्वास एक क्या है? दहेज प्रथा, हाँ प्रथा है। दहेज निरोध कानून, ठीक है, कानून एक कानून है, ये प्रथा नहीं है। आप देखिए अंतर्जातीय विवाह एक चली आ रही प्रथा है,
एक परंपरा हो सकती है, अलौकिक शक्ति में विश्वास परंपरा या प्रथा हो सकती है। पर्दा प्रथा भी प्रथा है, लेकिन दहेज निरोधक कानून क्या है? तो दहेज निरोधक कानून जो है वो ना कोई जनरीति है ना कोई वो प्रथा है, वह कानून बनाया गया है। तो इसलिए आपका दो नहीं होगा जिस ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 किस में है? तो ऑप्शन डी में आपका 1, 3, 4 है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। तो कोशिकाओं से मिलकर कौन बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है अंग। अंग से मिलकर बना होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र से बनता है क्या? शरीर। और शरीर किसका होता है? जीव का। ठीक है ना। तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जीव। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे अंग दिया है, ना अंग तंत्र दिया है, ठीक है, ना शरीर दिया है, सीधे जीव दिया है। यानी कि 3 पॉइंट को मिस करने के बाद चौथा पॉइंट आपको दिखाई देगा ऑप्शन में जीव। तो जीव इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीवी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? तो टीवी बोटोमोर समाजशास्त्री हैं, इन्होंने 3 सोपानों की बात की है। देख लेते हैं किस किस की बात की है। विश्वकोशीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन बी विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, सी है उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक, डी है उद्विकासीय ऐतिहासिक आदर्शात्मक। तो टीवी बोटोमोर जिसकी बात करते हैं वो ऑप्शन बी आपका सही है, विश्वकोशीय उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान की बात करते हैं टीवी बोटोमोर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके कारण WF और आगवर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? तो जब आप खुद सोच सकते हैं, टेलीविजन और रेडियो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो WF आगवर्न थे तो वो कहीं ना कहीं प्राचीन समाजशास्त्रियों में आते हैं, मॉडर्न समाजशास्त्रियों में नहीं आते। उन्होंने 150 सामाजिक परिवर्तनों की बात की है। उन्हें संकलित किस माध्यम से किया? तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से संकलित किया था, रेडियो से सूचनाएं प्राप्त कर करके संकलित किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है। खाने संबंधी विकार नहीं, सोने या नींद संबंधी विकार बिल्कुल नहीं, गुणसूत्र असमान्यता बिल्कुल ठीक है। जीन में जब परिवर्तन आता है, गुणसूत्र में परिवर्तन आता है तो क्या डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो अब हम इसको जान भी लेते हैं कौन से गुणसूत्र में कमी आती है, बड़ी आती है, तभी ये होता है डाउन सिंड्रोम। तो जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, तो 21वें गुणसूत्र में +1 हो जाता है, एक गुणसूत्र ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ये गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असंक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? कोई व्यक्ति है जिसको डिजीज़ हुई है, असंक्रामक नहीं संक्रामक है, तो संक्रामक रोग हुआ है, तो आप उसे कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो उसको अलग कमरे में रखेंगे, बच्चों के कमरे में नहीं रखेंगे, वरना बच्चों को भी वायरल हो जाएगा। मैदान में क्यों रखेंगे भाई? बरामदे में भी नहीं रखेंगे, अलग कमरे में रखेंगे। ऐसी जगह रखेंगे जहाँ वो और लोगों के संपर्क में ना आ सके। जैसे कोविड, मान लीजिए कोविड का जो संक्रामक रोग था कोविड, तो जो भी पेशेंट होता था उसको अलग कमरे में रखा जाता था। तो ऑप्शन ए सही है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार नियोजन से लाभ हैं रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। तो परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं? रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। तो परिवार नियोजन होगा बिल्कुल, रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि जब जनसंख्या कम होगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। और निर्धनता में भी कमी आएगी, जीवन स्तर में भी सुधार होगा। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। परिवार नियोजन से लाभ हैं, ये डबल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा व्यवहार है जो मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है। तो नमस्ते करना बिल्कुल सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक नियंत्रण में हम लोग कर सकते हैं। नमस्ते करना, बच्चों को समझाते हैं, नियंत्रित करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, हड़ताल करना। तो हड़ताल करना सामाजिक नियंत्रण में तो शामिल नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग समाज को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक समय के बाद तो सब खत्म ही हो जाना है हड़ताल उड़ताल। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल में प्रार्थना, तो ये मानव व्यवहार हैं जो समाज में नियंत्रण लाते हैं, ठीक है ना। हड़ताल कोई मानव व्यवहार नहीं है जो समाज में नियंत्रण लाएगा। चीज़ों को बदलने के लिए हड़ताल की जाती है सब चीज़ों को सटीकता से लाने के लिए, लेकिन ये कोई व्यवहार नहीं है, ठीक है ना। व्यवहार में लाना पड़ता है। पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण की पहले तो कौन सी युक्तियाँ बताई हैं, आपको यही पता होना चाहिए। स्वीकारात्मक, निषेधात्मक, प्रत्यक्ष क्रियाविधि और चिकित्सात्मक क्रियाविधि। तो जो पार्सन्स होते हैं वो प्रत्यक्ष क्रियाविधि की बात नहीं करते हैं, स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि और चिकित्सात्मक क्रियाविधि की बात करते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष क्रियाविधि को शामिल नहीं किया है इन्होंने।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं किसने दी है। तो ऑकबर्न और निमकॉफ ने दी है। लेकिन दबाव होता क्या है, अब उस चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि दबाव क्या है, आखिर दबाव की पद्धति क्या है। तो दबाव की पद्धति वह है कि जब आपने भी किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो किसानों ने सरकार पर दबाव बनाया, ठीक है ना। माता पिता बच्चों पर दबाव बनाते हैं, बच्चे माता पिता पर दबाव बनाते हैं। ऐसे ही समाज की कुछ रीतियाँ हैं, जैसे हम लोग धरने पर बैठना हो गया, तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं धरने पर बैठ के कि वो भर्ती की ओर ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, दबाव समूह बन जाते हैं जब हम लोग धरना देने जाते हैं। उसी की बात करते हैं ऑकबर्न और निमकॉफ की। समाज में स्थापित करने के लिए, समाज के नियम को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग दबाव समूह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, कभी कभार सही चीज़ों के लिए भी करते हैं और कभी कभार एक गलत चीज़ों के लिए भी हो जाता है। तो इन्हें ही दबाव समूह बोलते हैं और दबाव इसी चीज़ को बोलते हैं। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि दो राज्यों के बीच जो राजभाषा है उसको लेके प्रावधान किस अनुच्छेद में है, हमको उसको बताना है। तो आर्टिकल है 346, 346 में बात की गई है राज्य और राज्य के बीच या राज्य और केंद्र के बीच में जो आदान प्रदान होगा पत्रादि का, यानी कि जो पत्र होंगे, एक राज्य लिखेगा केंद्र को, केंद्र लिखेगा राज्य को, तो वो किस में है? आर्टिकल 346 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? तो बहुराष्ट्रीय निगम आ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आ रहे हैं, इनके कारण भारत में सीधी सी बात है, बहुत सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। एकल परिवार, औद्योगिकीकरण ने एकल परिवार को ही बढ़ावा दिया है। संयुक्त परिवारों का विखंडन हुआ है प्रौद्योगिकी के आने से, और प्रौद्योगिकी के आने से ही शहर, मतलब जो शहरीकरण है उसमें विस्तार आया है। लोगों ने गांव छोड़े, अपने संयुक्त परिवार छोड़े और एकल परिवार की ओर बढ़ निकले हैं। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। बिल्कुल है, कभी ये संस्कार हुआ करता था, इसको तोड़ना बहुत पाप माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये संविदा और समझौता की तरह होता जा रहा है। अच्छा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो डिवोर्स दे दिया, कुछ नहीं है तो लिव इन में रहने लग गए, लिव इन कंप्लीट हुआ तो फिर विवाह कर लिया, उसको एक नाम दे दिया सोसाइटी के लिए, बस सोसाइटी को दिखाने के लिए रिश्ते को नाम दे दिया। तो ये क्या है, एक संस्कार ना रह गया, बस संविदा का रूप रह गया है। भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, हम लोगों पर पश्चिमी विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इनसे हमारा देश ना इतना सीख रहा है, इतना ज़्यादा सीख रहा है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, मॉडर्न पीढ़ी है, वो इतना अपने आप को एडवांस समझ रही है कि उनको लगता है लिव इन में रह के वो एक दूसरे को जानेंगे, फिर अगर अच्छा लगा तो शादी करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी परंपराएं क्या ये हमें अनुमति देती हैं? बिल्कुल नहीं देती हैं। तो क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, नहीं गलत है। उच्च जाति की स्त्री से नहीं, निम्न जाति की स्त्री से नहीं, अपने मृत भाई की विधवा से, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अपने मृत भाई की विधवा से जब शादी करेगा तो क्या है, देवर विवाह कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश, यह किसने कहा था? एक डेफिनेशन दी है कि संयुक्त परिवार है, एक से अधिक प्राथमिक परिवार होते हैं, इसमें आधार परिवार के करीबी संबंधी होते हैं, आम निवास होता है और पितृवंशीय वंश। किसने कहा है, किसने डेफिनेशन दी है, हम लोग को ये बतानी है। तो ये डेफिनेशन दी है सीबी मेमोरी ने जो डेफिनेशन दी है परिवार की, यानी कि संयुक्त परिवार की डेफिनेशन दी है इन्होंने, एकल परिवार की नहीं। तो सीबी मेमोरी ने इसका अध्ययन किया है, तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेवीरेट विवाह है, तो देवर विवाह को ही लेवीरेट इंग्लिश में बोलते हैं। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, तो और ऑप्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं लगती है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? फैक्ट की क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं लगता। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आया था, इस वर्ष पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1947। कल से हम लोग जो सन साथ में चल रही है ना, इनको भी डिस्क्राइब करते चलेंगे कि इसमें कुछ विशेष हुआ हो, तो इन सन को हम लोग बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। तो अभी तो आज फिलहाल मेरा हेल्थ इशू है, जब तक हेल्थ इशू सही नहीं हो जाता मैं आप लोग का ऐसे ही क्लास लेती रहूँगी। कोशिश करूँगी मैं जितना अच्छे से अच्छा मैं आप लोग को प्रोवाइड करा पाऊँ, करा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पूरी। अभी भी मैं फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ, AC नहीं है मेरे पास सीरियसली, तो मैं पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ, क्योंकि फ़ैन चलाऊँगी तो आप लोग तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, इसलिए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। एक तो आपकी कंडीशन डाउन हो और आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो सिचुएशन।
प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है, तो आपको प्रेम विवाह का परंपरागत नाम बताना है। गंधर्व विवाह ऑप्शन ही सही है, पहले गंधर्व विवाह ही कहा जाता था प्रेम विवाह को, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार की वृद्धि तो सफलता की कुंजी नहीं है, आर्थिक विकास भी नहीं। जब सफल दाम्पत्य समायोजन है मतलब पति पत्नी जब दोनों एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल परिवार की सफलता की कुंजी यही है कि हस्बैंड वाइफ अपने आप में क्या है, एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सभी हैं क्योंकि सभी केंद्र से जुड़ी हुई हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। जब मैं बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाऊंगी, आज मैंने 36-40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आज की प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो भी हो, तो जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो उसमें मैं कवर कर ले जाऊँ, या इसी का पार्ट 2 करके मैं उसको ले आऊँगी। तो आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपको क्लास ज़रूर मिल जाएगी, इसके बचे हुए क्वेश्चन सारे कल मिल जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए मुख्य सेवक के एग्ज़ाम के लिए, कि डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा आप लोगों का। और साथ देते रहिए ऐसे ही, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अच्छे से पढ़ते रहिए, बस यही है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।